नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है और जून महीने का गिरिराज पत्रिका का ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट आज हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले मई महीना हम कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। प्रीवियस जितने भी मंथ हुए हैं उन सभी को हम कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और उनका कंपाइल कर एक एक PDF आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया गया है। आज हम जून महीने का पहला पार्ट जो है गिरिराज पत्रिका का डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू वाइस चांसलर ऑफ हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर जो हैं वो चुने गए हैं। अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर चुने गए हैं। तो बोलते हैं कि वाइस चांसलर जो है वो किसको बनाया गया है। वाइस चांसलर जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो है वो महावीर सिंह को जो है वो बनाया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, महावीर सिंह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के नए वाइस चांसलर जो है वो बने हैं। इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है जान लेते हैं। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से जो है वो बने हैं। भौतिक विज्ञान के ये पहले प्रोफेसर हुआ करते थे। इन्होंने जो काम किया है वो किस फील्ड में जो है उन्होंने स्पेसिफिक काम जो है वो किया है। तो इनका जो काम है जिसके लिए इनको जाना जाता है, तो इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी में भी जो है वो काम किया है। इन्होंने जो है वो जो मैग्नेटिक नैनो मटेरियल है उसके ऊपर भी जो है वो काम किया है। एक ही बात है, इसके ऊपर इन्होंने काम किया। और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के जो है ये वाइस चांसलर जो है बने हैं। तो ये 28 नंबर के जो है कुलपति यहाँ के बने हैं। 28 नंबर के बने हैं। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से नंबर के बने हैं। अभी लगभग 2-3 सालों के बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को जो है वाइस चांसलर मिला है। काफ़ी टाइम से जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास वाइस चांसलर नहीं था। केंद्रीय विश्वविद्यालय कांगड़ा के जो वाइस चांसलर थे वही अतिरिक्त कार्यभार जो है वो इसका देख रहे थे। गवर्नर ने जो है वो अभी इस बात को लेकर जो है नोटिफिकेशन जारी की है। अब जो प्रेजेंट टाइम में वाइस चांसलर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बने हैं, जिनका नाम महावीर सिंह है, ये हिमाचल के कौन से ज़िले से संबंध रखते हैं। तो महावीर सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश के शिमला ज़िले से, शिमला के भी कुमारसेन क्षेत्र से, कुमारसेन के भी कचेड़ी गांव से जो है ये संबंध जो है वो रखते हैं। रामपुर से इन्होंने कॉलेज जो था वो किया था। BSc इन्होंने जो था वो यहीं से की थी। स्टेट टॉपर अपने टाइम में ये थे। HPU से इन्होंने MSc की। IIT दिल्ली से इन्होंने PhD जो था वो की थी। HPU में 2 बार फिजिक्स विभाग के अध्यक्ष भी ये रह चुके हैं। एक बार डीन इंजीनियरिंग भी रह चुके हैं। एक बार डीन फिजिकल साइंस का कार्यभार भी जो देख चुके हैं। और अभी इनको जो है वाइस चांसलर बनाया गया है। तो इनके बारे में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की, तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की स्थापना 1970 में जो था वो की गई थी। इसके जो पहले वाइस चांसलर थे, उप कुलपति थे जो इसके पहले थे, वो कौन थे? वो रामकरण सिंह जो था वो पहले उप कुलपति यहाँ के थे। तो इतना सब आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हिमाचल प्रदेश हैज़ बैंड द यूज एंड सेल ऑफ PET यानी कि पॉलीइथाइलिन टेरीपेथलेट वाटर बॉटल्स ऑफ अप टू डैश कैपेसिटी इन हिमाचल प्रदेश। अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है वो कितनी क्षमता वाली बोलते हैं PET यानी कि पॉलीथीन टेरीपेथलेट पानी की बोतलों की बिक्री पर जो है वो उनके इस्तेमाल के ऊपर जो है वो रोक जो है वो लगा दी गई है। अभी हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है उसको लेकर जो है वो नोटिफिकेशन जारी की है और ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो 500 ml तक की बॉटल्स हैं वो जो है वो बैन कर दी जाएंगी। 500 ml तक की बॉटल्स जो है वो बैन करने की बात कही गई है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनका नाम है प्रबोध सेना। उन्होंने जो है सरकार की ओर से कार्यक्रम में ये कहा कि अब जितने भी सरकारी कार्यक्रम हैं, जितने भी होटल हैं, उनमें जो पॉलीथीन टेरेफ्थलेट की जो बोतल है वो जो है बैन कर दी जाएंगी। इसकी छोटी बोतलें 500 मिलीलीटर तक की पानी की बोतलें जो है बैन कर दी जाएंगी। उन सभी के प्रयोग के ऊपर जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण अधिनियम है 1995, उसकी धारा 3 क की उपधारा 1 और हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा कचरा नियंत्रण संशोधन 2023 की धारा 2 के तहत जो है प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय जो है वो लिया गया है। तो ये तो अधिनियम इतने ज़रूरी है नहीं, परंतु चलो फिर भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार ने और भी जो है वो ऐसे डिसीजंस लिए हैं टाइम टू टाइम। जैसे कि एक डिसीजन आपने देखा था कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो जितनी भी गाड़ियाँ हैं, गाड़ियों में जो पर्यटक होते हैं वो कचरा जो है वो इधर उधर फेंक देते हैं। तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश में जो है जितने भी पर्यटन वाहन हैं, सार्वजनिक वाहन हैं या फिर कोई निजी परिवहन है, टैक्सी सेवाएं हैं, उनमें गार्बेज बिन रखना जो है वो अनिवार्य जो है वो कर दिया गया है। तो गार्बेज बिन रखना अब गाड़ियों में जो है वो अनिवार्य हो चुका है। अच्छा, अगर आपको पता हो तो हिमाचल प्रदेश सरकार ने कुछ टाइम पहले ये भी कहा था कि हम प्लास्टिक जो है बाई करेंगे। तो प्लास्टिक वेस्ट बाई बैक पॉलिसी जो है वो उसके तहत जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक जो है बाई करते हैं।
कितने रुपये पर केजी जो है वो बाई की जाती है, तो @75 आपने ध्यान रखना है, 75 पर केजी जो है ये बाई की जाती है। और 2024-25 का जो एक आंकड़ा सामने आया है उससे ये पता चला है कि 29,385.10 केजी जो है वो बाई अभी तक प्लास्टिक की गई है। बाकी हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है 2022 में अगर आप एग्जैक्टली बात करेंगे तो 13 अक्टूबर 2022 को हिमाचल प्रदेश में जो है वो नॉन वुवन कैरी बैग जो होते हैं, जो बिन बुने से, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिन बुने से यहाँ पर नॉन वुवन जो कैरी बैग हैं उनके ऊपर जो था वो बैन लगा दिया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आंकड़ा है, इम्पॉर्टेंट डेट है ये याद रखने के लिए कि कब नॉन वुवन कैरी बैग्स के ऊपर जो था बैन लगाया गया था। नॉन वुवन कैरी बैग्स जो कि लेस देन 80 GSM से कम है, जो 80 GSM से लेस देन है, उनके ऊपर जो था वो बैन लगा दिया गया था। तो ये एग्जैक्टली 2022 में जो था वो 13 अक्टूबर 2022 को जो था वो लगाया गया था। इतना सा हम यहाँ से जो है वो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर वही लिखा गया है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो है वो यूज एंड सेल ऑफ द PET यानी कि पॉलीथीन टेराफथाइल जो वाटर बॉटल्स हैं उनके ऊपर जो 500 ml तक की हैं उनकी कैपेसिटी, उनके ऊपर बैन लगाया है और ये 1 जून 2025 से जो है प्रभाव में जो है वो चीज़ आएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हु इज़ द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड वुमेन फ्रॉम हिमाचल टू कॉन्कर माउंट एवरेस्ट। तो बोलते हैं कि हिमाचल से पहली विजुअली इम्पेयर्ड यानी कि दृष्टिबाधित महिला कौन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो है वो फतेह किया है। तो माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली हिमाचल की पहली दृष्टिबाधित महिला जो है वो है छोंजिंग आंगमो। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है अपने आप में कि एक दृष्टिबाधित होने के बावजूद भी इन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट को जो है फतेह किया है। लाइफ में ना हम कितने एक्सक्यूजेज कई बार बना लेते हैं कि यार ऐसा नहीं वैसा नहीं, बहुत सारे एक्सक्यूजेज कई बार छोटी छोटी गलतियों के लिए जो है वो हम दे देते हैं, छोटे छोटे रीजंस जो है वो हमेशा देते रहते हैं। परंतु दृष्टिबाधित होने के बाद भी एक ऐसी फील्ड में जाना, माउंट एवरेस्ट जो कि हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड की, उसको जो है फतेह करना बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए जो है वो इनकी प्रशंसा तो बनती है। अब देखो यहाँ पर ये जो छोंगिन आंगमो है ये जो है विजुअली इम्पेयर्ड है और कौन से ज़िले से संबंध रखती हैं, किन्नौर ज़िले से जो है ये संबंध रखती हैं। और यहाँ से इन्होंने ये प्रूफ कर दिया कि नो ड्रीम इज़ इम्पॉसिबल, कि कोई भी सपना जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है। बस एक रास्ता सही आपका होना चाहिए, आपकी गाइडलाइन सही होनी चाहिए और आपका ट्रैक हमेशा सही रहना चाहिए, भटकने नहीं चाहिए आप, फिर आप किसी भी गोल को जो है वो अचीव कर सकते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे वो किसी और फील्ड में क्यों ना हो। अच्छा, हिमाचल से ही हम बात करते हैं कि यंगेस्ट वुमेन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो था वो क्लाइम किया था, वो थी डिक्की डोलमा। डिक्की डोलमा का नाम हम अक्सर पढ़ते रहते हैं। डिक्की डोलमा ने जो था वो कौन से ईयर में जो था वो माउंट एवरेस्ट को जो था वो फतेह किया था। तो इन्होंने जो है वो 1993 में जो था वो माउंट एवरेस्ट को जो था वो फतेह किया था। और कितने साल की उस टाइम ये हुआ करती थी? देखो डिक्की डोलमा उस टाइम केवल और केवल जो था वो 19 साल की हुआ करती थी 1993 में, जब इन्होंने माउंट एवरेस्ट को जो था वो फतेह किया था। तो एक तो डिक्की डोलमा का नाम नहीं भूलना चाहिए आपको, एक छोंजिन आंगमो है इनका नाम भी नहीं भूलना चाहिए। पक्का क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ये एक स्टार लाइनर क्वेश्चन जो है वो आपके लिए आज का है। अगर आंगमो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको और बताऊं तो ये जो है किन्नौर ज़िले से हैं। 8 साल की जब ये हुआ करती थी तब इनकी आई साइट जो था वो चली गई थी और अभी ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम कर रही हैं। परंतु माउंट एवरेस्ट फतेह की है, उसके लिए अप्रिसिएशन इनकी होनी चाहिए। और इन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट पर जाकर तिरंगा लहराया है, तो वो काबिल तारीफ जो है वो है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, यहाँ पर बोलते हैं पुष्पा राणा एंड ज्योति ठाकुर बिलोंग टू विच स्पोर्ट, कि पुष्पा राणा और ज्योति ठाकुर जो है वो कौन से खेल से जो है वो संबंधित है। देखो ये खेल से संबंधित है, अभी चर्चा में भी जो है वो आई, वो भी हम जानेंगे कि चर्चा में ये क्यों आई। तो पुष्पा राणा और ज्योति ठाकुर जो है कबड्डी से संबंधित है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कबड्डी वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो कबड्डी वर्ल्ड कप में जो है वो हिमाचल की 5 बेटियों का जो है वो चयन हुआ है। कबड्डी वर्ल्ड कप जो है वो पहले जो है वो इसका भी एक कैंप लगा था, उस कैंप में जो है वो हिमाचल की 5 बेटियां जो था वो उनका चयन जो था वो हुआ था। इन 5 में जो है वो पुष्पा राणा का नाम है, उनमें जो है वो ज्योति ठाकुर का नाम है, उसके अलावा भावना है, चंपा है, साक्षी है, इन सभी के नाम जो है वो यहाँ पर हैं। अब देखो कबड्डी में ना हिमाचल का पहले से ही नाम रहा है, चाहे वो अजय ठाकुर की बात आप कर लो जो कि नालागढ़ से संबंध रखते हैं, कविता ठाकुर की बात कर लो कुल्लू से संबंध रखते हैं। इन्होंने 2014 की एशियाई जो खेलें हुई थी उनमें भी स्वर्ण पदक जो था वो जीता था, कबड्डी टीम को इन्होंने लीड भी वहाँ पर किया था। तो और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने कबड्डी में जो है वो नाम जो है वो हासिल किया है, कबड्डी में हिमाचल का नाम जो है वो रोशन किया है।
कबड्डी में ही जो है वो रितु नेगी का नाम भी जो है वो आता है। रितु नेगी भी जो है कबड्डी की जो है प्लेयर हैं। सुषमा शर्मा एक आती हैं, वो भी जो है वो कबड्डी की जो है प्लेयर हैं। कबड्डी के अलावा क्रिकेट के भी बहुत सारी महिला प्लेयर जो हैं वो हिमाचल से हैं। तो क्रिकेट की कौन कौन सी महिला प्लेयर हिमाचल से जो है वो हैं। क्रिकेट से अगर हम बात करते हैं कि कौन कौन सी महिलाएं अच्छा क्रिकेट खेलती हैं, जिनका नाम एग्जाम में भी पूछा जाता है, उसमें जो है वो रेणुका सिंह ठाकुर का नाम आता है, सुषमा वर्मा का नाम आता है, हरलीन देओल का नाम आता है। ये हिमाचल के लिए जो है वो क्रिकेट जो है वो खेलती हैं। तनुजा कंवर भी हैं एक, वो भी जो है वो हिमाचल के लिए क्रिकेट खेलती हैं। तो ये सारी हिमाचल की क्रिकेट की प्लेयर हैं। क्रिकेट के साथ साथ हमने कबड्डी भी जान लिया। अगर हम बहुत ही पीछे चले जाते हैं कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें जो है वो एक सीता गोसाई का नाम भी पूछा जाता है। सीता गोसाई जो है वो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रह चुकी हैं। इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और हिमाचल से ही ये संबंध रखती हैं। हिमाचल में कहाँ से ये संबंध रखती हैं? तो हिमाचल प्रदेश के जो है वो डिस्ट्रिक्ट सोलन के नाहन क्षेत्र से जो है ये संबंध जो है वो रखती हैं। इनका नाम भी इंपॉर्टेंट हो गया। सुमन रावत का नाम, सुमन रावत का नाम आप नहीं भूल सकते। क्यों? क्योंकि सुमन रावत एक तो एथलीट है। 1987 में इनको जो था वो परशुराम अवार्ड मिला था सबसे पहला, और इनको जो है वो अर्जुन अवार्ड भी जो है वो मिल चुका है 1987 में। तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है। सुमन रावत का नाम तो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि पहला परशुराम अवार्ड हिमाचल से किसको जो था वो दिया गया था, तो सुमन रावत को जो था वो दिया गया था। ठीक है जी, इतना सब हम यहाँ से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप JBT एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आप हिमाचल के पब्लिक सर्विस कमीशन के और भी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं और खुद को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो ये सही मौका है, सही अपॉर्चुनिटी है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने की। एक तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, क्योंकि अकेला टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना एनफ नहीं है। टेस्ट सीरीज को रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज को बार बार कम से कम 2-3 रिवीजन तो होने ही चाहिए। जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि एग्जाम में जब आपको लगता है ना कि क्वेश्चन तो पढ़ा था परंतु अब नहीं याद आ रहा या फिर गलत हो रहा है, तो वो तभी होता है जब अच्छे से रिवीजन नहीं किया होता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टाइमली जो है वो आपने जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन किया हो, टाइमली जो है वो आपने रिवाइज किया हो, चीज़ों को याद रखा हो, अपनी गलतियों को पहचाना हो, एनालाइज किया हो। तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जो है टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मच सब्सिडी गिवन अंडर हिमाचल खुम्ब विकास योजना। तो ये हिमाचल खुम्ब विकास योजना है एक, बोलते हैं इसके तहत जो है वो कितना सब्सिडी जो है वो दी जाती है। क्यों ये चर्चा में आया पहले मैं वो बताता हूँ। एक आर्टिकल स्पेसिफिक रूप से गिरास पत्रिका में आया था हिमाचल प्रदेश का। इसमें हिमाचल खुम्ब विकास, यहाँ पर खुम्ब होगा, यहाँ पर खुम्ब कर लीजिए, खुम्ब होगा यहाँ पर। हिमाचल खुम्ब विकास योजना के तहत जो है 30% सब्सिडी जो है वो दी जाती है। 30% सब्सिडी इसके तहत दी जाती है और इसमें बताया गया था कि किस तरह से सख्त खुद को किया, किस तरह से जो है बेनिफिट जो है खुद को मिला। तो इतना तो पहले यहाँ से स्पेसिफिक रूप से ध्यान रखेंगे कि खुम्ब विकास योजना के तहत जो है वो 30% सब्सिडी दी जाती है। अच्छा, क्यों ये सब्सिडी दी जाती है? ऑब्वियसली ये मशरूम का उत्पादन करने के लिए ही सब्सिडी दी जाती है। अगर हमारे पास कोई मशरूम का डाटा अवेलेबल है तो क्या है, तो हमारे पास 2023-24 का एक मशरूम का डाटा हमारे पास अवेलेबल है कि 2023-24 में हिमाचल में जो है वो 8627.17 मैट्रिक टन जो है वो मशरूम जो है वो प्रोड्यूस किया गया। और हम बात करें कि कितना जो है वो पेस्चराइज्ड कंपोस्ट जो है वो मशरूम से यहाँ पर जो है वो प्रोड्यूस किया गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ 510.63 मैट्रिक टन जो था वो था। और हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक खुम्ब नगरी के नाम से भी शहर को जो है वो जाना जाता है। तो मशरूम सिटी खुम्ब नगरी, मतलब खुम्ब नगरी किसको कहा जाता है? खुम्ब नगरी जो है वो सोलन डिस्ट्रिक्ट को जो है वो कहकर जो है वो पुकारते हैं। तो सोलन को खुम्ब नगरी भी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश में मशरूम को डिस्ट्रीब्यूट भी किया गया अलग अलग डिपार्टमेंटल ऑफिस के थ्रू, जो कि सोलन में है, रामपुर में है, भजौरा में है, पालमपुर में है, उनके तहत डिस्ट्रीब्यूट किया गया। और प्रोड्यूस कितना किया गया, कितना पेस्चराइज्ड कंपोस्ट यहाँ से हुआ, वो आपको पता चल गया। ठीक है जी, तो इतना हम यहाँ से ध्यान रखेंगे, इतना ही ऑफिशियल बहुत है याद रखने के लिए। एग्जाम में क्वेश्चन बना तो यहीं से एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा यूजुअली ओपन इन विच मंथ। तो बोलते हैं कि ये श्रीखंड महादेव यात्रा है ये कब जो है वो स्टार्ट होती है। अच्छा, श्रीखंड महादेव यात्रा क्यों चर्चा में आई? क्योंकि अभी श्रीखंड महादेव यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है, इसलिए ये चर्चा में जो है वो आई। तो बोलते हैं कि श्रीखंड महादेव यात्रा ये आमतौर पर किस महीने जो है वो शुरू होती है? तो आमतौर पर ये जुलाई के महीने में जो है वो स्टार्ट हो जाती है। 1 या 2 वीक ऑफ जुलाई को जो है ये स्टार्ट हो जाती है। तो इस बार जो हम बात करें श्रीखंड महादेव यात्रा की, श्रीखंड महादेव यात्रा जो है वो आधिकारिक तौर पर जो है
10 से 23 जुलाई तक जो है वो चलेगी। 23 जुलाई को श्रद्धालुओं को आखिरी जत्था जो है वो श्रीखंड यात्रा के लिए जो है वो रवाना होगा। कई बार बीच में मौसम खराब हो जाता है और भी अलग अलग अड़चने जो है वो कई बार आ जाती हैं, परंतु अभी जो एक ऑफिशियल हमारे पास आंकड़ा है उसके अकॉर्डिंग ये पता चलता है कि श्रीखंड महादेव यात्रा 10 जुलाई को स्टार्ट हो जाएगी, 23 जुलाई तक जो है वो चलेगी। 250 रुपये पंजीकरण शुल्क जो है वो इसके लिए जो है वो रखा गया है। अगर हम श्रीखंड महादेव यात्रा की बात करते हैं कि श्रीखंड महादेव यात्रा स्टार्ट हो रही है, तो क्या क्वेश्चन यहाँ से और भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। जैसे कि एक तो क्वेश्चन कि कौन से महीने में ये होती है, जैसे कि मिंजर मेले का भी पूछा गया था कांस्टेबल के एग्जाम में, तो वैसे ही श्रीखंड महादेव यात्रा का भी क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। अब एक क्वेश्चन श्रीखंड पीक के बारे में भी जो है वो बन सकता है। ये जो श्रीखंड पीक है ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में जो है वो आती है। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कितना मीटर एल्टीट्यूड जो है वो इसका है 5182 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है ये स्थित है। इसका एल्टीट्यूड कितना है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आती है, ये यात्रा कब स्टार्ट होगी वो आपको पता चल गया। अब आप मणिमहेश यात्रा को भी यहाँ से साथ में जोड़ लीजिए। देखो जो श्रीखंड महादेव कैलाश है ना, इनको जो है वो शिखर कैलाश भी जो है वो बोलते हैं, शिखर कैलाश भी बोलते हैं। और भगवान शिव और माता पार्वती का इनको जो है वो निवास स्थान जो है वो यहाँ पर माना जाता है। जो इंडिया में टफेस्ट ट्रैक आते हैं उनमें से ये जो है वो श्रीखंड महादेव एक जो है वो माना जाता है। पंच कैलाश का नाम आपने सुना होगा कि 5 कैलाश हैं। 5 कैलाशों में एक माउंट कैलाश आता है, एक आदि कैलाश आता है, एक किन्नर कैलाश जो है वो आता है और एक मणिमहेश कैलाश जो है वो आता है, और 5वां जो है वो ये आता है जो हम पढ़ रहे हैं श्रीखंड महादेव कैलाश। ठीक है जी। तो हिमाचल में हम मणिमहेश भी पढ़ते हैं, मणिमहेश लेक भी हम पढ़ते हैं। ये लेक जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये चंबा में स्थित है। मणिमहेश लेक का एल्टीट्यूड कितना है, 4080 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो मणिमहेश जो है वो स्थित है। अच्छा, यहाँ पर किन्नर कैलाश की मैंने बात की तो ये किन्नौर में स्थित है किन्नर कैलाश, और 6500 मीटर एल्टीट्यूड पर जो है वो स्थित है। तो इतना सब आपको यहाँ से टिप्स पर जो है वो याद होना चाहिए। यहाँ पर वही लिखा गया है श्रीखंड महादेव यात्रा फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ जुलाई को स्टार्ट होती है और अगस्त तक या फिर जुलाई एंड तक जो है ये चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो बोलते हैं कि HP रेरा भी इसको बोलते हैं, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये बोलते हैं इसने कब से काम करना स्टार्ट किया था। चर्चा में आने के पीछे का रीज़न पहले जानते हैं। चर्चा में इसलिए आया क्योंकि HP रेरा का जो ऑफिस है वो शिफ्ट कर दिया जाएगा धर्मशाला को, ये बात जो था वो कही गई, तो इसलिए जो है ये चर्चा में आया। अब HP रेरा जो है वो कब से काम कर रहा है, ये 1 जनवरी से जो है वो काम कर रहा है। 1 जनवरी 2020 से जो है ये काम कर रहा है। 1 जनवरी 2020 से ये काम कर रहा है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे देखो HP रेरा की बात की गई है, हिमाचल प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसने 1 जनवरी 2020 से काम करना स्टार्ट किया था। इसका काम क्या था, इसका काम ये था कि रेगुलेट एंड प्रमोट द रियल एस्टेट सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश एंड एंश्योर सेल ऑफ प्लॉट्स अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स इन एन एफिशिएंट मैनर एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर होम एंड बायर्स इन हिमाचल प्रदेश। की हिमाचल प्रदेश में ये जो रियल एस्टेट का सेक्टर है इसको जो है वो प्रमोट करना। हिमाचल प्रदेश में जो प्लॉट्स की सेल होती है, अपार्टमेंट बिकते हैं, बिल्डिंग्स बिकती हैं, उनको जो है वो एफिशिएंट मैनर में जो है वो बिके, उनके जो कंज्यूमर्स हैं जो खरीदते हैं, इनको जो बाय करते हैं, उनके जो राइट हैं वो प्रोटेक्ट हो सके, इसलिए जो है वो HP रेरा की जो था वो स्थापना की गई थी। तो HP रेरा की स्थापना कब की गई थी वो पता चल गया आपको। HP रेरा क्यों चर्चा में आया वो भी पता चल गया। एनफ है, इतना सा ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वाइल्ड फ्लावर हॉल वॉज बिल्ट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर पूछा गया है वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो किसके द्वारा जो है वो बनाया गया है। ये क्यों चर्चा में जो है वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो आता है। वाइल्ड फ्लावर हॉल चर्चा में आने के पीछे का रीज़न भी जो है वो इम्पोर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में जो है वो एक केस चला हुआ है वाइल्ड फ्लावर हॉल का हाई कोर्ट में। तो वाइल्ड फ्लावर हॉल का जो हाई कोर्ट का एक केस है उसमें कंपनी को जो है वो मध्यस्थ बनाया गया, तो इसलिए चर्चा में आया। अब इतना ज़्यादा जानना ज़रूरी है आपके लिए कि ये जो वाइल्ड फ्लावर हॉल है ये हिमाचल प्रदेश चाहती है, कोर्ट में कोई केस वगैरह चला है, बस इतना साफ समझिए। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो बनाया गया था लॉर्ड किचनर के द्वारा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। लॉर्ड किचनर के द्वारा जो था वो बनाया गया था। कौन से ईयर में जो था वो इसको बनाया गया था, तो 1905 में जो था वो इसको बनाया गया था लॉर्ड किचनर के द्वारा। 1905 में बनाया गया था। बनाया किसके लिए गया था, उस टाइम के जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन, उनके लिए जो था वो इसको बनाया गया था। उनके लिए बनाकर इसको तैयार किया गया था। बाद में चलकर ये जो है वो HPTDC का एक होटल भी जो है वो बना। इसमें आग भी लगी थी 1993 में, ये आग में जलकर जो था वो राख हो गया था। ठीक है, तो इतना सब आपको वाइल्ड फ्लावर हॉल के बारे में जो है पता होना चाहिए कि किसके द्वारा इसको बनाया गया था, क्यों बनाया गया था। ठीक है, लॉर्ड किचनर के द्वारा बनाया गया था और लॉर्ड जो कर्जन थे उस टाइम के वायसराय, उनके रहने के लिए जो था वो इसको बनाया गया था।
इतना सा कॉन्टेक्स्ट अगर आपको समझ आता है तो एनफ है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, यहाँ पर बोलते हैं माँ बगलामुखी टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो माँ बगलामुखी का एक आर्टिकल आया था। अब हम माँ बगलामुखी की स्टोरी भी जो है वो जानेंगे। बोलते हैं माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वो किस जिले में जो है वो स्थित है। देखो, माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो आता है। फेमस टेम्पल है। माँ बगलामुखी को शत्रुओं का नाश करने वाली देवी जो है वो कहा जाता है। तो अब हम जानते हैं कि ये मंदिर जो है वो कांगड़ा में आता है। एक छोटी सी स्टोरी जानते हैं इस मंदिर की। देखो, जब हम ये स्टोरीज पढ़ते हैं तो उनको पढ़ने का, उनको सुनने का मतलब ये होता है कि हिमाचल के कल्चर के बारे में आपको पता चले। हिमाचल के कल्चर के बारे में अगर मेंस या इंटरव्यू में जाकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ जाता है तो उसके बारे में जानकारी हो, और चीज़ें याद रखने में भी जो है यहाँ से बड़ी सुविधा जो है वो हो जाती है। माँ बगलामुखी का मंदिर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है और इनको जो है वो माता पार्वती का ही उग्र रूप जो है वो माना जाता है। इनके बारे में अलग अलग पुरानी कथाएं जो हैं वो हमें मिलती हैं। सतयुग में जो है वो सृष्टि में जो है एक भारी तूफान जो है वो आया था और प्राणियों को जो है प्रलय का सामना जो था वो करना पड़ा था। चारों ओर जो था वो त्राही त्राही जो था वो मच गई थी। अब भगवान विष्णु ने जो है वो इस आपदा का निवारण करने के लिए जो है वो आगे आना उचित समझा। वो आगे आए, उन्होंने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जो है वो बहुत कठिन तपस्या जो है वो की। कठिन तपस्या जो की गई वो हरिद्रा सरोवर के किनारे सौराष्ट्र क्षेत्र में जो था वो की गई। भगवान विष्णु की इस तपस्या से प्रसन्न होकर जो है वो देवी बगलामुखी के रूप में जो है वो हरिद्रा सरोवर से जो है प्रकट होती हैं और उन्होंने समस्त ब्रह्मांड के विनाश को रोककर जो है प्राणियों की जो है वो उस टाइम रक्षा की थी। कहते हैं कि लंकापति रावण भी शत्रुओं के विनाश के लिए जो है वो माता बगलामुखी की पूजा जो था वो किया करता था। और जब पांडव अपने अज्ञातवास में थे तब अपनी रक्षा हेतु जो है वो बगलामुखी देवी की ही जो है वो पूजा किया करते थे। बताया जाता है कि बगला शब्द की उत्पत्ति जो है वो वल्या से जो है वो हुई है। वल्या से बताई जाती है, जिसका अर्थ जो है वो लगाम होता है। लगाम इसका अर्थ जो है वो होता है। कुछ भी हो, देवी बगलामुखी जो है वो अलग अलग 108 नामों से जो है वो जानी जाती हैं, जो देवी की शक्तियों का परिचय जो है वो देती हैं। एक अन्य पौराणिक कथा जो है उसके बारे में प्रचलित है। कहा जाता है कि एक मदन राक्षस जो था वो हुआ करता था। मदन राक्षस, जिसे कामदेव का रूप भी कहा जाता था, ये जो है वो बड़ा शक्तिशाली था। शक्तिशाली इस तरह से था कि ब्रह्मदेव द्वारा जो है वो इसे वाक सिद्धि का वरदान जो था वो प्राप्त था। वाक सिद्धि का मतलब क्या था कि ये जो भी बोलता था वो सच हो जाता था। अब इसका ये दुरुपयोग जो है वो बहुत ज़्यादा करने लगा और दुरुपयोग कर जो था वो मानव जाति को जो था वो नुकसान पहुंचाने लगा। मानव जाति को जो है ये दुख देने लगा। इससे देवी देवता भी जो था वो बहुत परेशान थे। देवी देवताओं ने इसे छुटकारा पाने के लिए जो है देवी बगलामुखी से जो है वो आराधना की। देवी बगलामुखी ने जो है वो राक्षस मदन की जो जीव थी उसको पकड़ लिया। जीवा को जो था वो पकड़ लिया गया और अब उसकी शक्ति को जो था वो अपने बस में जो था वो कर लिया। शक्ति को बस में कर लिया और राक्षस मदन जो था वो उसको अपनी गलती जो था वो माननी ही पड़ी। उसने क्षमा याचना यहाँ से मांगी, उसने माफ़ी यहाँ से मांग ली। मरते मरते वो देवी से कहने लगा कि मेरी पूजा भी आपके साथ ही जो है वो होनी चाहिए, और देवी बगलामुखी ने जो है ये वरदान उनको मरने से पहले जो था वो दे दिया। अब कहते हैं कि राक्षस मदन जो है वो देवी बगलामुखी की शक्तियों से जो है वो भली भांति परिचित था। उसे मालूम था कि देवी बगलामुखी की पूजा तभी की जाती है जब शत्रुओं का नाश जो है वो करना होता है। तो उसने ये उस टाइम जो है वो वरदान ले लिया कि आपकी पूजा के साथ मेरी पूजा भी होनी चाहिए। और उसे ये पता था कि अगर पूजा साथ में होती है तो उसके शत्रुओं का भी नाश जो है वो साथ में हो जाएगा। देवी बगलामुखी शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी बगलामुखी विजय दिलाने में जो है वो साथ देती हैं। अब कई बार आप देखते हैं कि माता बगलामुखी के मंदिर में जो है बहुत बड़े बड़े, कई बार राष्ट्रपति, कई बार किसी स्टेट का सीएम, वो यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जो है वो आते हैं। देवी बगलामुखी जो है जो वस्त्र धारण करती है वो पीले वस्त्र जो है वो धारण करती हैं, इसीलिए इनको जो है पीताम्बरी भी जो है वो कहा जाता है। इनका हार, श्रृंगार, आभूषण सब कुछ जो है वो पीले रंग का ही जो है वो होता है। इसके पीछे एक और रीज़न बताया जाता है क्योंकि अनाज, पृथ्वी, सूर्य, सोना, अग्नि, ये सब जो है वो पीले रंग से जो है वो जुड़े हुए हैं। तो देवी बगलामुखी पीले वस्त्र धारण करना जो है वो पसंद करती हैं। अब अगर आप देवी बगलामुखी की पूजा करनी है तो उसके लिए जो है सबसे पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र जो है धारण करें और जिस स्थान पर पूजा करनी है उसकी अच्छे से साफ सफाई करें। एक पटड़ा लें लकड़ी का, उसके ऊपर पीला वस्त्र बिछाएं, वहाँ पर फूल रखें, श्रृंगार रखें, धूप जलाएं, हल्दी, ये सब चीज़ें रखें और माता की जो है वो चालीसा पढ़ें और उसके बाद श्रद्धा अनुसार जो है वो दान करें। तो ऐसे जो है वो देवी बगलामुखी की जो है वो पूजा होती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी स्टोरी जो है वो जानी।
आगे जो है हम वन लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। बोलते हैं 2025 में हिमाचल से भारतीय सेना के किस जवान को मरणोपरांत कीर्ति चक्र मिला है। कीर्ति चक्र नायक दिलवर खान को जो है वो मिला है। गिरिराज के इससे पिछले एडिशन में भी पढ़ा था। बोलते हैं हिमाचल में WFF सार्क अंतर्राष्ट्रीय प्रो AM चैंपियनशिप 2025 की एशिया आकर्षण मॉडल श्रेणी में प्रथम स्थान किसने हासिल किया है। तो वो दीक्षा ने जो है वो प्रथम स्थान जो है वो यहाँ पर हासिल किया है। और उससे अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं 38 नंबर के राष्ट्रीय खेलों में हिमाचल के किस धावक ने 5000 से 10,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो सावन बरवाल ने जो है वो जीता है। आगामी कबड्डी विश्व कप में शिविर में जो है वो हिमाचल के किस खिलाड़ी का चयन हुआ है। तो चंपा ठाकुर का चयन जो है वो हुआ है। आगे बोलते हैं मोनाको ग्रां प्री की फार्मूला 2 स्प्रिंग रेस किसने जीती है। तो वो कुश मैनी ने जो है वो जीती है। नेक्स्ट वन में बोलते हैं किस भारतीय लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जो है वो जीता है। तो ये जो है वो जीता है बानू मुश्ताक ने। उत्तीर्ण सीरीज में हम पढ़ चुके हैं। आगे बोलते हैं 78 नंबर का जो कॉन फिल्म फेस्टिवल था उसमें पाल्मा डोर पुरस्कार किसी फिल्म को जो है वो मिला है। तो वो मिला है इट वॉज जस्ट एन एक्सीडेंट फिल्म को। आगे बोलते हैं विश्व दृश्य श्रव्य एवं मनोरंजन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये मुंबई में जो था वो आयोजित किया गया था। टेनिस में जो जिनेवा ओपन 2025 है उसमें पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो वो नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है। अच्छा, नोवाक जोकोविक कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं ये आप कमेंट कर बताएंगे। उत्तीर्ण सीरीज में हम ये पढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट वन में बोलते हैं कौन सा देश आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 54 नंबर का देश जो है वो बन गया है। तो कौन सा देश जो है वो आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जो है वो 54 नंबर का देश बना है। ये बांग्लादेश जो है वो बना है, बांग्लादेश। आगे अगले क्वेश्चन में बोलते हैं अमेरिका द्वारा घोषित गोल्ड कार्ड वीज़ा के लिए कितना भुगतान निर्धारित है। तो इसमें 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो भुगतान होना चाहिए गोल्ड कार्ड वीज़ा के लिए। बोलते हैं GST किस प्रकार का कर है। तो ये गंतव्य आधारित उपभोग कर जो है वो कहा जाता है इसको। किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन सुरक्षा बल गठित किया गया है। तो ये महाराष्ट्र में जो है वो किया गया है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये 5 जून को जो है वो मनाया जाता है। अच्छा, इसकी थीम क्या थी वो आप कमेंट करके जो है जल्दी से बता दीजिए। टेलीग्राम पर क्यूज की फॉर्म में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था। हमने ये क्वेश्चन जो है वो उत्तीर्ण सीरीज में भी पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर दिलवर खान हैज़ बीन पोस्टमसली अवॉर्डेड द कीर्ति चक्र बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं दिलावर खान को जो है वो मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। वो हिमाचल के किस जिले से संबंध रखते हैं। जल्दी से आपने कमेंट कर अपना आंसर बताना है। ये क्वेश्चन हमने गिरास के इससे पिछले एडिशन में जो था वो डिस्कस किया था, पहला ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। टेलीग्राम पर आपको ये PDFs मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।